नमस्कार, करियर लॉन्चर के वीकली राउंड अप में आपका स्वागत है। तो हम रोज़ का तो बुलेटिन लेकर के आते ही हैं, इसके साथ ही हम वीक में जो भी एक सप्ताह के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आज मैं प्रीति सागर कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आई हूँ जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं वो क्या क्या हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। इंडिया ने अभी हाल ही में खुद का बनाया हुआ, मतलब कम्प्लीटली वो इंडिया का बनाया हुआ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है। तो बस के रूप में इसको मतलब बस में ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगी हुई है जिसको अभी अभी इसका लॉन्च किया गया है। अब इसमें देखा जाएगा कि ये किस तरीके से फ़ायदेमंद होता है। इसके फ़ायदे काफ़ी सारे हैं, तो उनकी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे जब हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दूसरा है कॉजेज़ ऑफ आर्कटिक वार्मिंग। आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक ओशन आप कह सकते हो, वहाँ पर एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है जिसमें ये बोला गया है कि जो आर्कटिक सर्कल है, जो आर्कटिक ओशन है और सर्कल जो भी कंट्रीज़ और सीज़ ओशंस उसमें आते हैं, तो उसमें जो वार्मिंग है, मतलब जो उसका टेम्परेचर है वो अधिक बढ़ चुका है, मतलब 4 गुना कम से कम उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। इसके क्या असर पड़ेंगे, क्यों हुए हैं, ये सारी चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो तीसरा आर्टिकल होगा वो है लेबर रिफॉर्म्स के बारे में। तो अभी हाल ही में द हिंदू में ये आर्टिकल आया था और इसके अलावा और भी न्यूज़पेपर्स में इस आर्टिकल को कवर किया गया था जिसमें हार्ड ट्रूथ, मतलब इसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जो लेबर रिफॉर्म्स आज इंडिया में हैं किस तरीके से थे। इस आर्टिकल में बेसिकली सिंस इंडिपेंडेंस जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी डेवलपमेंट हुआ है लेबर रिफॉर्म में, उसको डिस्कस किया गया है, उसके ऊपर चर्चा की गई है। तो क्या क्या इश्यूज़ हैं हमारे लेबर रिफॉर्म में, कैसे लेबर रिफॉर्म एक हार्ड ट्रूथ, एक कड़वी सच्चाई बन करके रह चुका है और क्या चीज़ों को चेंज करना चाहिए ताकि जो एक लेबर रिफॉर्म है वो फेवरेबल हो उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए इसे बनाने का बोला गया है, कि जो लेबर्स हैं उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, उनको और कुछ राइट्स मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एश्योरिटी मिलेगी कि एम्प्लॉयमेंट कभी लॉस नहीं होगा। तो ये सब एश्योरेंसेस क्या अभी भी है या इसमें कुछ एक पर्दा रखा गया है या वो क्लियर नहीं है, तो उन सारी चीज़ों पे हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। चलिए अब वन बाय वन हम अपने आर्टिकल्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो जो पहला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। इंडिया ने अभी अपना खुद का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो कि इंडिजीनसली, जो कि खुद इंडिया में बनाया गया है इंडियन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके। जब भी हम कुछ इंडिजीनसली बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम टेक्नोलॉजीज़ को दूसरी किसी कंट्री से ख़रीद रहे हैं या फिर उसको हम सीख रहे हैं एक प्रोटोकॉल के तहत और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये हुआ कि हमने कोई भी चीज़, जो ये टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है, तो किसी भी पार्ट्स को या किसी भी इस टेक्नोलॉजी का जो भी एक हिस्सा है, जो भी कंपोनेंट्स है, उसको हमने बाहर से इंपोर्ट नहीं किया है। हमने टेक्नोलॉजी सीखी, हमने टेक्नोलॉजी खरीदी और फिर उसको हमने सीख करके उसे इम्प्लीमेंट किया है। ये क्या होगा, इंडिजीनसली कंस्ट्रक्टेड होगा, इंडिजीनसली मेड होगा। चलिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे बताए जा रहे हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट, जो हमारा पर्यावरण है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। पहला क्या है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, जिसके बारे में अभी बात हमने की थी, उन्होंने इंडिया का पहला ट्रूली इंडिजीनसली मेड, मतलब कि खुद का बनाया हुआ, मतलब इसके हर एक कॉम्पोनेंट्स जो है वो इंडिया में ही बनाए गए हैं। क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, जो कि KPIT-CSR जो कि पुणे स्थित है, उसने इसको बनाया है और इसको अभी अभी फ्लोर पे लाया गया है। ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, ये प्राइम मिनिस्टर के हाइड्रोजन विजन से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन विजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, एक हाइड्रोजन विजन बनाया गया, एक आप कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है जिसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा एज एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फ्यूल या कॉमर्शियल फ्यूल जो भी हम गाड़ियों में इस्तेमाल या व्हीकल्स में हम इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रोजन विजन के तहत क्या होगा कि हमें कम दाम पर या चीपर कॉस्ट पर अफोर्डेबिलिटी होगी टेक्नोलॉजी की या हाइड्रोजन फ्यूल की। इसके अलावा ये पर्यावरण के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। जो हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, तो इससे कंबशन होता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो अब क्या होगा, जो कार्बन एफ्लुएंस है, जो कंबशन है, वो नहीं होगा,
इसमें ज़ीरो एमिशन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर आप जला रहे हो तो क्या होगा, वाटर वेपर ही निकलेगा, तो पानी इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बन, सो कार्बन नहीं होगा, कार्बन एफ्लुएंस नहीं होंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं गर्म हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम और अग्रसर होते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हाइड्रोजन विजन तैयार किया गया है और इसके तहत ये पहला जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ये इंडिया को आत्मनिर्भरता की ओर भी लेकर के जाता है। अब ये आत्मनिर्भरता क्या है, तो अगर आपको याद होगा कोविड-19 जब शुरू हुआ था 2020 में, तब ये जो आत्मनिर्भर भारत है इसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर ने की थी। इस आत्मनिर्भर में क्या होगा कि हम खुद ही चीज़ों को डेवलप करेंगे, मतलब खुद ही हम उसको बनाएंगे और उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसके अलावा आत्मनिर्भरता इसमें भी आएगी कि जो खुद की बनाई हुई चीज़ है उसको हम बाहर विदेश में एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमने एक तो खुद उसको बनाया, उसके अलावा उसका इस्तेमाल भी किया और उसको बाहर इतना बनाया कि उसे हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर हमें लेकर के जा रहा है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन विजन है और ये जो बस को लॉन्च किया गया है हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के तहत, तो ये क्या करेगा, एक अफोर्डेबल और एक्सेसिबल क्लीन एनर्जी हमें देगा। ठीक है। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज गोल्स हैं, जो इंडिया ने क्लाइमेट चेंज गोल्स को सेट किया है कि हमें अपना कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है, तो उसमें भी ये मददगार होगा, हेल्प करेगा। इसके अलावा न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंड जॉब्स को भी क्रिएट करेगा। अब देखो एक तरीके से क्या है, ये कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है उसमें भी ये हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट कर रहा है। न्यू बिजनेस एंटरप्राइजेज और यू कैन से जो हमारे यूथ है जो कहीं ना कहीं कुछ नए फील्ड्स में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, तो वो इन टेक्नोलॉजी के कंस्ट्रक्शन में या डेवलपमेंट में ये लोग शामिल हो सकते हैं। अगर नए एंटरप्रेन्योरशिप्स क्रिएट होंगी तो इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट या जॉब भी क्रिएट होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कंप्लीट पैकेज है हमारी आत्मनिर्भरता की ओर हमको ले जाने का, प्लस ये हमारे पर्यावरण के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होगा। चलिए, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं उस पर भी हम चर्चा करते हैं। इसमें बहुत सारे जो आप कह सकते हो कि जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। जो ग्लोबल वार्मिंग खास करके एशिया या यू कैन से यूरेशियन लोकेशन जो है वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के जो असर है वो काफ़ी ज़्यादा अभी से ही दिखना शुरू हो गया है, तो उसमें ये काफ़ी मददगार साबित होगा। क्योंकि इंडिया जो है वैसे भी इसका अगर आप देखो जो पेनिनसुलर इंडिया है वो कोस्टल एरिया में आता है। ये एक साइड पे अरेबियन सी, दूसरी साइड पे बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, सो इससे ये कवर्ड है। तो इसमें अगर हम देखें जो पर्यावरण है, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो और ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ती है तो उससे क्या होगा, जो हमारी कोस्टल सिटी है वो काफ़ी फ्रेजाइल हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे ध्यान दें, और वही इंडिया ने ये हाइड्रोजन विजन के तहत इस फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का विस्तार किया है। इसके अलावा जो इसके की हाइलाइट्स हैं उस पर अगर हम ध्यान दें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो ये इसका जब कंबशन होगा तो इसमें कंबशन में हमें कार्बन एफ्लुएंट नहीं देखने को मिलेंगे। ये क्या है, ये ज़ीरो एमिशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब इसे कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन सेल के तहत है, मतलब हम कोई पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ज़ीरो एमिशन होगा। और अगर हम पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों को अगर हम देखें तो इससे क्या होता है कि एक तकरीबन कहीं ना कहीं 100 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से हम इस एमिशन को ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की बात करें तो तकरीबन 12 से 14% जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है भारत में, वो कहाँ से आता है, वो डीजल व्हीकल से आता है। मतलब जो डीजल चलित जो गाड़ियाँ हैं उनसे तकरीबन 12 से 14% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, और इसको हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल से हम इसे पूरी तरीके से रिप्लेस कर रहे हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियां हैं ये क्या करेंगी, ये कहीं ना कहीं एक जो ऑन रोड एमिशन है उसको ख़त्म करने का काम करेगी। तो ये पूरी तरीके से हमारे पर्यावरण के लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की तरह काम कर सकता है। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की हम बात करें, सो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए कोई भी गाड़ी अगर चलती है तो उसमें इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल होता है, और
जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा, किसके बीच होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। और ये केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो किया जा रहा है, इससे एक इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिससे गाड़ी चलेगी या जो बस है वो चलेगा। इसके अलावा हम कॉन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है उसको भी ख़त्म करेंगे। और तो इससे क्या होगा कि जो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भी कहीं ना कहीं सुधरेगा, क्योंकि हम फ्यूल जो फॉसिल फ्यूल्स है उसका बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और अगर हम इस पे अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाएंगे तो फिर जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है वो कम होती चली जाएगी। इसके अलावा जो फ्यूल सेल स्टैक है वो क्या है, वो बैटरी है, मतलब ये सेल है, सेल मतलब क्या हुआ कि बैटरी हुई, तो बैटरी है, बैटरी को चार्ज करना होगा, और इससे कहीं ना कहीं हमें स्टोरेज की भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ वाटर को एमिट करता है, मतलब जो इसका उत्सर्जन है वो कार्बन ना होकर के पानी है। तो अगर पानी है सो वाटर इज़ नॉट हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, तो ये हमारे पर्यावरण के लिए फेवरेबल होगा। और इसके इस्तेमाल से हम अपनी ग्रीन हाउस गैस को भी जो एमिशन है उसको भी हम ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि ज़ीरो एमिशन हो रहा है, सिर्फ पानी आ रहा है, और जो बाकी के एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो अब देखो, अभी सिर्फ एक बस को लॉन्च किया गया है, अगर ऐसे ही इसी तरीके से जो कार्स हैं या बाइक्स हैं वहाँ पे भी अगर हम इसको रिप्लेस कर दिया जाए हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से, तो कितना इसको जो हमारा पर्यावरण है उसको कितना फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा जो ये इंजन है या जो बस जो चलेगी वो उसके लिए हमें 65 to 75 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, जो कि इस फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में एकदम पर्याप्त है और ये फेवरेबल भी रहेगा। इस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो जापान अभी तक ऐसी कंट्री है जो कि फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती आई है, ठीक है। सो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जापान करे, जो कि इसमें एक तरीके से लीडर का काम करती है। तो मतलब इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां हैं वो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे ही चलती है, और इंडिया ने इनसे काफ़ी कुछ सीखा है। और अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी को और भी अच्छे तरीके से हम सीख पाएँ और इसको बाकी जो व्हीकल्स हैं उसमें भी इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, तो कम से कम हम जो पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, और ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमको लेके जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम उसको कंट्रोल करने में ये फ़ायदेमंद साबित होगा। सो इंडिया को बहुत ज़रूरी है कि अभी जापान से इस नए टेक्नोलॉजी को वो सीखे। चलिए, इसके साथ ही ये आर्टिकल ख़त्म होता है और हम दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा आर्टिकल है हमारा आर्कटिक वार्मिंग। सो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ आर्कटिक वार्मिंग? ये एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, इसके कारण को जो एक चिंता का विषय है कि आर्कटिक गर्म हो रहा है, तो क्यों गर्म हो रहा है उसके ऊपर बात किया गया है, इसको किस तरीके से सुधार किया जा सकता है उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा की गई है। सो आर्कटिक वार्मिंग की अगर हम बात करें, सो ये हमारा आर्कटिक ओशन है। अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूँ, सो लेट्स सपोज ये ग्लोब है, यहाँ इक्वेटर, और ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो नॉर्थ पोल में आर्कटिक है और साउथ पोल में एंट आर्कटिक है। दोनों ही आर्कटिक ओशन है, लेकिन क्योंकि ये साउथ में है तो एंट मतलब ऑपोजिट, सो ये ऑपोजिट हो गया आर्कटिक का। सो आर्कटिक एंड एंटार्कटिक। सो जो आर्कटिक ओशन है ये हमारे पोलर रीजन में है, और पोलर रीजन जो कि आइस कवर्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया कि ये जो एरिया है ये गर्म होता जा रहा है, ये वार्म होता जा रहा है, और इसके वार्म होने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है ये भी बहुत ज़रूरी है इनको समझना। चलिए, सो यहाँ पर अगर आप देखो इस मैप में, तो इसके जो सराउंडिंग में जो लोकेशंस हैं लाइक बैरेंस सी, कारा सी, पेचोरा सी, आर्कटिक सर्कल, नॉर्दर्न सी, सो ये सारे एरिया कहीं ना कहीं इन पे काफ़ी गहरा असर पड़ने वाला है आर्कटिक सर्कल के या आर्कटिक ओशन के गर्म होने पे। इससे वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो अभी हाल ही में फिनलैंड की मीटेरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च पब्लिश किया है जिसमें इन्होंने आर्कटिक वार्मिंग के बारे में डिस्कस किया है। इन्होंने पाया इस रिसर्च में कि जो आर्कटिक है वो
अपने जो उसकी वार्म होने की जो क्षमता है, सो उस क्षमता से ये कहीं ना कहीं 4 गुना अधिक गर्म हो रहा है। और ये जो इसका वार्मिंग है, ये इसको कंपेयर किससे गया, अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ, मतलब जो अर्थ है, जो प्लैनेट है, अगर बाकी जगहों को देखें तो उस हिसाब से ये 4 गुना अधिक गर्म हो रहा है। जो हीट है या जो वार्मिंग है वो यूरेशियन पार्ट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब यूरेशियन पार्ट जो है, यूरेशियन हिस्सा जो है, या आप कह सकते हो सब कॉन्टिनेंट है, सो उस सब कॉन्टिनेंट को ये ज़्यादा गर्म कर रहा है क्योंकि उसके सराउंडिंग में आता है। और क्योंकि ये पोलर रीजन में है तो आइस कवर्ड रहेगा, वहाँ पे ईस्टर्ली विंड्स चलती है, सो इसके लिए क्या है, यूरेशियन पार्ट ऑफ आर्कटिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि बेरेन सी, नॉर्वे जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री का हिस्सा है, ये यहाँ पर जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं तकरीबन 7 गुना अधिक गर्मी यहाँ पर देखने को मिली है अर्थ के एवरेज से। इसके अलावा 1979 से लेकर के 2021 तक का ईयर लिया गया है रिसर्च करने के लिए, और इस रिसर्च में पाया गया कि कहीं ना कहीं ये 3 टाइम्स या तकरीबन 4 गुना अधिक गर्म हो चुका है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आपको पता हो आर्कटिक सर्कल में काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं, जो डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना रिसर्च स्टेशंस बना रखा है कि ये आइस कवर्ड है, यहाँ पर वेजिटेशन कैसा हो सकता है, रिसर्च के और क्या क्या पैमाने हो सकते हैं, इसके लिए एक रिसर्च स्टेशन सभी कंट्रीज़ ने अपना अपना बनाया है। अब देखो, अगर ये और इनहैबिटेड भी है, सो अगर इनहैबिटेड है फिर भी वहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका असर पूरे विश्व में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये इसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, यूरोपियन स्टेट्स हैं। सो ये जो आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक ओशन का जो वार्म होना है, उसका असर आपको इन सभी कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली हम इंडिया में हैं, सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे भी इसके असर को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट या यूरेशियन लोकेशन जो है, वहाँ पर इस जो आर्कटिक ओशन है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म पाया गया है। हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो इसका जो असर है, अगर आर्कटिक ओशन गर्म होता है तो इसका असर हमें जो ह्यूमंस, एनिमल्स या प्लांट, इन सभी के ऊपर देखने को मिल सकता है। और ये क्या होगा, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। सो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज इज़ द रीज़न, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द रीज़न। सो क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो हमें जो ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट है, इन सभी चीज़ों पे हमें देखने को मिलेगा। आर्कटिक सर्कल ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव है, ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, तो इसका असर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जो आर्कटिक ओशन है, अगर हम इसकी गर्माहट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी जल्दी, जो कि कंप्यूटर मॉडल्स ने एक प्रेडिक्शन दी थी, सो उस प्रेडिक्शन से ये पाया गया कि उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी अधिक और काफ़ी जल्दी गर्म हो चुका है। जो हीट वेव्स हैं वो काफ़ी सारे दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं, जैसे कि पीछे कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले हमें वाइल्ड लाइफ फायर के बारे में हमें सुनने को मिलता है, स्पेशली उन रीजन्स में जो आइस कवर्ड होते हैं या जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन उन जगहों पर भी हमें कुछ वाइल्ड लाइफ फायर्स की खबरें सुनने को मिलती हैं। सो हीट वेव्स की वजह से ये वाइल्ड फायर्स होते हैं, जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है सरकमपोलर रीजन में। और ये कौन कौन से एरियाज़ हैं, ये है आर्कटिक कनाडा या फिर स्कैंडिनेविया, अलास्का, ग्रीनलैंड, साइबेरिया। सो अगर आप देखोगे लोकेशन ग्लोब में, तो ये सभी वो कंट्रीज़ हैं जो आइस कवर्ड हैं, या इनका मोस्ट ऑफ द पास, खास करके जो नॉर्दर्न है या ईस्टर्न पार्ट है, वो आइस कवर्ड रहता है। सो अगर ये आइस कवर्ड हैं, फिर भी यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का असर हमें देखने को मिलता है, आइस मेल्ट हो रहा है, वाइल्ड लाइफ फायर्स हो रही हैं, तो आप ये सोच सकते हो कि इंडिया जो कि ट्रॉपिकल रीजन में आता है, वहाँ पर इसका कितना असर देखने को मिल सकता है। मतलब काफ़ी ग्रेव कंडीशन हो सकती है। और अगर आपको याद हो, कुछ पिछले साल IPCC रिपोर्ट आई थी, जिसके तहत ये बोला गया कि एशिया बहुत बड़ा भुक्तभोगी बनने वाला है क्लाइमेट चेंज का। सो क्लाइमेट चेंज के काफ़ी सारा असर इंडिया या एशिया में देखने को मिल सकता है। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंडिया, ऑल द एशियन कंट्रीज। ना अगर हम आर्कटिक ओशन की बात करें, सो मोस्टली ये आइस कवर्ड है, ओशन है, वाटर है, और क्योंकि ये पोलर रीजन में है तो यहाँ पर हमें आइस देखने को मिलता है, तो मोस्टली इट इज़ वाटर और ओशन। इसके अलावा
मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ ईयर ये फ्रोज़न रहता है क्योंकि ये पोलर रीजन में फॉल करता है। इसके अलावा जो अभी जो कंडीशन है उसमें ये देखा गया कि क्योंकि ये साल भर आइस कवर्ड है, इसके बावजूद जो आइस है वो श्रिंक हो रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं सिकुड़ता जा रहा है, मतलब जो इसका आइस कैप था अब वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। और क्यों कम होता जा रहा है? बिकॉज ऑफ मेल्टिंग, क्योंकि अब बर्फ का पिघलना शुरू हो गया एंड दिस मेल्टिंग इज ड्यू टू मेनी रीजंस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। रीजंस क्या हो सकते हैं इसके? इसके रीज़न ये हो सकते हैं जो एयर पोल्यूटेंट है, स्पेशली जो यूरोप है, यूरोप से जो भी एयर पोल्यूशन आता है उसकी वजह से कार्बन एफ्लुएंट या कार्बन एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आप कह सकते हैं एक ब्लैंकेट कवर कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया है। इसके अलावा जो मल्टी डेकेड क्लाइमेट वेरिएशंस है, मतलब जो अभी तक जैसे 1979 से लेकर 2021 तक का ईयर लिया गया जिसमें रिसर्च की गई है, उसके पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ या जब इंडस्ट्रीज सेटअप होना शुरू हो गई, क्योंकि विंड मूवमेंट हो रहा है, विंड क्या कर रहा है, कहीं पे ईस्टर्ली चल रहे हैं, कहीं पे वेस्टर्ली चल रहे हैं, फिर कहीं पे ईस्टर्ली फिर वेस्टर्ली। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हवा में पॉल्यूटेंट है वो हवा की रुख की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में या USA में या फिर एशिया में जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है, व्हीकल एमिशंस है, कहीं ना कहीं ये हवा के साथ अपना रुख तैयार करेंगी और जाकर के कहीं पे तो बैठेंगी जहाँ पर उसको स्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। सो पोलर रीजन इज जस्ट लाइक दैट, वहाँ पर ये स्टेबल एनवायरनमेंट उसको मिलता है, वहाँ जाकर के ये एक ब्लैंकेट क्रिएट कर रही है। सो जो पोल्यूटेंट है, जो दशकों में जो ये पोल्यूशंस देखी गई हैं, तो उसका असर हमें आज देखने को मिल रहा है। इससे क्लाइमेट वेरिएशंस भी देखने को मिल रही हैं और इसकी वजह से जो आइस है वो श्रिंक होता जा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो पोल्यूशन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा व्हीकल एमिशंस है, इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर रेफ्रिजरेटर का यूजेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस का उत्सर्जन बढ़ गया है, जो कि मल्टीपल इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, ये भी इसका एक कारण है कि आर्कटिक ओशन गर्म होता जा रहा है। इसके अलावा एक कारण जो बताया गया वो है आइस एल्बिडो फीडबैक एंड लैप्स रेट फीडबैक। आइस एल्बिडो क्या होता है? जैसा कि ये आर्कटिक ओशन है, मैंने बताया कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्ट ऑफ द ईयर ये फ्रोजन रहता है। तो अगर ये फ्रोजन है इट मीन्स इट इज आइस कवर्ड। अब ये आइस कवर्ड है इट मीन्स दिस इज वाइट इन कलर। और आपको पता होगा कि जो वाइट है वो क्या करता है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट बैक करता है बिकॉज ऑफ इट्स कलर। ब्लैक कलर क्या करेगा, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पर क्योंकि देर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ आइस मेल्टिंग, इसकी वजह से क्या रहा है, जो आइस है वो मेल्ट होकर के पानी का रूप लेता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, एल्बिडो क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ आइस और इट्स कलर, जो सन रेज हैं वो इस पे पड़ती हैं और फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। अब क्योंकि आइस, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आइस एल्बिडो फीडबैक। अब क्योंकि ये आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो इससे क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन है वो अब कम हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन कम होने का मतलब क्या है कि जो एक्सेस हीट थी अब वो सन के पास नहीं जा पाएगी और वो कहाँ क्या होगा उसका, कि वो एक तरीके से ट्रैप होकर के अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, द सेम प्रॉब्लम, मेल्टिंग ऑफ आइस इन द आर्कटिक रीजन। लैप्स रेट फीडबैक क्या है? लैप्स रेट फीडबैक ये है कि जब हम ट्रोपोस्फेयर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अगर हम ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, ठीक है, वो रिड्यूस होता जाता है, टेम्परेचर गिरता चला जाएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लैप्स रेट फीडबैक, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू हो गया, आइस मेल्ट हो रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो गया है। इसकी वजह से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर घटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से,
आर्कटिक ओशन के गर्म होने का। इसके अलावा जो सी आइस है वो पिघल रही है, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। सो बहुत सारे ऐसे कारणों को, और ये जितने भी कारण हमने डिस्कस किए ये क्या है, ये ह्यूमन मेड है, ये हमारे डिज़ायर्स की वजह से इसके असर को हम आर्कटिक ओशन पे हम देख रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा, तो परिणाम इसका पहला क्या होगा कि जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया तो टेम्परेचर और बढ़ती जाएगी। तो जो सोलर रेडिएशन की जो इस आइस में जो कैपेबिलिटी है सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने की, सो रिफ्लेक्ट ना करके वो एब्जॉर्ब कर लेगा और जो सराउंडिंग है वो गर्म हो जाएगा और फिर आइस पिघलना शुरू हो जाएगी। आइस एल्बिडो फीडबैक जो है वो 40% पोलर एम्प्लीफिकेशन में, मतलब जो आइस मेल्ट हो रही है उसमें जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सो उन चेंजेस में 40% तक ये जिम्मेदार है। लैप्स रेट फीडबैक 15% पोलर एम्प्लीफिकेशन में जिम्मेदार है। इसके कारणों को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और ये इसके कुछ रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा इंडिया, क्योंकि जो पेनिनसुलर इंडिया है वो कोस्टल एरिया में आता है, इसकी वजह से क्या होगा, अगर पानी का जो लेवल है वो आर्कटिक ओशन में बढ़ रहा है तो ये पानी का लेवल नीचे जो ओशंस है या वाटर बॉडीज़ है उसमें भी देखने को मिलेगा। तो जो कोस्टल सिटीज़ हैं या कोस्टल एरिया है इंडिया में, वहाँ पे फ्लडिंग की या इससे संबंधित और भी कई समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं आने वाले कुछ सालों में। चलिए, इसके अलावा ये आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम नए आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि लेबर रिफॉर्म्स है। अब देखो, ये आर्टिकल कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ कर रहा है लेबर रिफॉर्म को, हार्ड ट्रूथ्स अबाउट लेबर रिफॉर्म, इंडियाज़ लेबर रिफॉर्म। सो अगर हम इंडिया के लेबर रिफॉर्म की बात करें, सो लेबर रिफॉर्म क्या है, लेबर्स जो कि वर्किंग क्लास है उनके लिए कुछ रिफॉर्म। अब वर्किंग क्लास की अगर हम बात करें इंडिया में, सो मेजॉरिटी ऑफ जो वर्किंग पीपल है वो आप कह सकते हो 90%, तकरीबन 90% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कहाँ काम करती है, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है 90%। 10% की अगर हम बात करें तो वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करें, अब जैसे जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं तो इनको एक फिक्स्ड वेज मिल रहा है, इनको सोशल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सोशल बेनिफिट्स में हेल्थ बेनिफिट्स, पेंशन, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो ये उसका हिस्सा हुए। अब जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं तो इनके लिए ये दोनों ही चीज़ें या इसके साथ जो भी बेनिफिट्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो नहीं मिलती हैं। फिक्स्ड जॉब नहीं है, फिक्स्ड वेज नहीं है, फिक्स्ड सोशल बेनिफिट्स नहीं है। इसका हमने कहीं ना कहीं एक जो रूप है वो हमने कोविड-19 में देखा था, जब क्या हुआ, जो लोग अर्बन एरिया में काम करने के लिए आए थे, खास करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग थे, उन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, उनके पास कोई काम नहीं था, रातों रात सारे काम बंद हो गए। तो अब वो अर्न कहाँ से करेंगे, इसके लिए उनके पास एक ऑप्शन था कि चलो जहाँ से आए थे वहीं चलते। तो जो माइग्रेशन था वो अर्बन टू रूरल इंडिया में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो लेबर रिफॉर्म है वो किसके लिए फेवरेबल हो, वो लेबर्स के लिए, स्पेशली जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए फेवरेबल हो। क्या क्या इसमें कमियां हैं हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए, अब ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, क्यों मैंने ये पोस्टर लगाया, इसका एक कारण है, क्योंकि जो आर्टिकल है वो उसकी शुरुआत ही वहीं से हो रही है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी मतलब जो भारत की जो नियति है उसके साथ एक वादा किया। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू अपने फर्स्ट स्पीच जो कि उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जो काफ़ी सारे वादे किए कि अब आने वाले समय में, जब क्योंकि अब भारत आज़ाद हो चुका है, बहुत लंबी लड़ाई के बाद महात्मा गांधी जैसे काफ़ी सारे लीडर्स और भी थे इनके साथ, इन लोगों ने एक पीसफुल लड़ाई लड़ी जहाँ पर सत्य और अहिंसा को आगे रखा गया, उसके तहत हमें आज़ादी मिली। उस आज़ादी को लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। इतने लंबे स्ट्रगल के बाद अगर हमें आज़ादी मिली है तो अब भारत की नियति क्या होने वाली है। सो इस नियति में
हर एक पहलुओं को ध्यान में रखा गया था, क्योंकि पॉपुलेशन ही, या आप कह सकते हो कि जो लोग हैं वो सोसाइटी क्रिएट करती हैं, उन्हीं के वजह से ही तो एक टेरिटरी है जिसको हम नेशन बोल रहे हैं, उन्हीं को तो आप रूल करोगे या गवर्न करोगे तो आप एक नेशन या स्टेट का नेशन या एक स्टेट की शुरुआत करोगे। तो अगर यही लोग नहीं रहेंगे या इन्हीं के लिए वो फेवरेबल नहीं रहेगा तो आप किसको गवर्न कर रहे हो? सो यहीं पर जो नियति है वो नियति भारत या भारत के लोगों की ही बात की जा रही है। इसमें जो गांधी का एक विजन था कि हमारी कंट्री जो है वो आने वाले सालों में धर्म या जाति के आधार पर आगे और विभाजित ना हो, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस एक खुशी लेकर के आया, लेकिन जो पार्टीशन था, जो इंडिपेंडेंस का बाय प्रोडक्ट था, उसमें हमें बहुत ज़्यादा दुख देखने को मिला, जो कि अभी भी कैरी फॉरवर्ड होता चल रहा है। क्योंकि हमने जनरेशन्स देखी हैं, जो लोग जिन लोगों ने पार्टीशन को फेस किया और उसके आगे की जनरेशन जो उसकी दुखद यादों को भी याद करके दुखी हो जाते हैं। तो इंडिपेंडेंस के साथ साथ पार्टीशन भी आया, जो कि धर्म के आधार पर विभाजन था देश का। सो गांधी का एक विजन था कि अब आगे चल करके भारत का आगे कोई विभाजन ना हो, चाहे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर। तो उन्होंने एक विजन देखा हमारे देश का, क्या था कि सारे इंडियंस, सभी भारतीय, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी एक डिग्निटी मेंटेन करके इंडिया में रह सके। अब देखो डिग्निटी कैसी आएगी? डिग्निटी तभी आएगी जब आप इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो या इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो, तभी आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं। क्यों मैंने बोला इकोनॉमिकली? क्योंकि आप ऑन एंड ऑफ अपने आसपास में भी देखते होंगे कि जो लोग गरीब हैं, कहीं ना कहीं उनको हर किसी का एक माइंडसेट हो गया है कि एक इनडिग्निफाइड तरीके से हम उसको देखते हैं। खास करके जो पुअर वुमेन होती हैं उनको बहुत ही इनडिग्निफाइड तरीके से देखते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेज है ये अनइंटेंशनली ये कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर गांधी का विजन था कि अब चाहे अमीर हो या गरीब हो, जो भी भारतीय हैं वो एक डिग्निफाइड लाइफ या हाई डिग्निटी लाइफ को जिए। जो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना जो स्पीच दिया ट्रस्ट विद डेस्टिनी, सो इसमें कहीं ना कहीं पूर्ण स्वराज की एक झलक झलकती है या झलक देखने को मिलती है, जो कि एक कंप्लीट फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि अभी तक जो हमने स्ट्रगल किया तो अब हम उन सभी स्ट्रगल से परे हैं। हमने आज़ादी को प्राप्त किया है। ये आज़ादी सिर्फ किसी देश से ही नहीं थी या किसी राजा के खिलाफ ही नहीं थी, बल्कि ये आज़ादी थी कि अब हम एक आज़ाद हवा में जी सकते हैं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित कर सकते हैं। जहाँ पर इन्होंने सभी सिटीजन्स के लिए, सभी नागरिकों के लिए कुछ राइट्स की बात की या कुछ आज़ादी की बात की। क्या थी? पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। सो पॉलिटिकल फ्रीडम की अगर हम बात करें तो क्या है ये पॉलिटिकल फ्रीडम? पॉलिटिकल फ्रीडम ये है कि आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से हो, इसका कोई मतलब नहीं है। हम सभी एक हैं और सभी को ये अधिकार है कि उनके पास कुछ पॉलिटिकल राइट्स होंगी, जैसे कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ये सभी के लिए ओपन है। सोशल राइट्स की बात करें या सोशल फ्रीडम्स की बात करें तो सोशल फ्रीडम कैसे आएगी? अगर आप उन्हें सोशल राइट्स दोगे। कैसे दोगे? अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, सभी को समान वेतन मिलेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कि ये मर्द है, ये औरत है, इसके अलावा ये अमीर है, ये गरीब है, तो बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी को समता का अधिकार दिया जाए, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट की ही बात क्यों ना हो। तो जो सामाजिक उत्थान है उसमें भी, या सामाजिक जो सोशल फ्रीडम है उसमें उसकी बात की गई कि सभी को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, सभी को समान वेतन दिया जाएगा बिना किसी भेदभाव के। इकोनॉमिक फ्रीडम की अगर हम बात करें सो इकोनॉमिक फ्रीडम इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने बोला कि एम्प्लॉयमेंट, सो एम्प्लॉयमेंट क्या है? ये आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली आपको सपोर्ट कर रहा है। आप नौकरी कर सकते हैं, आपको नौकरी मिल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन है कि आपको कोई बड़ी नौकरी मिलनी चाहिए या छोटी नौकरी मिलनी चाहिए, उसके आधार पर आपको ये नौकरी दी जा सकती है। मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके लिए कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी आधार पर। तो ये क्या होगा? ये इकोनॉमिक फ्रीडम
मिलेगी। सो इससे क्या होगा, इससे हम भारत की नियति आगे लिखने वाले हैं। अब देखा जाएगा कि भारत की नियति किस तरीके से काम करती है। तो ये एक स्पीच जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने दी थी और इसका विजन कहीं ना कहीं इसकी तरफ था। इसके अलावा जो कुछ इश्यूज़ हैं जो हमें आज देखने को मिल रही हैं, लेबर रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्या है जो ये लेबर रिफॉर्म है कहीं ना कहीं इसने जो एम्प्लॉयमेंट है या जो रोज़गार है और लेबर पॉलिसीज़ है उसको और क्वालिटी या उसमें और कुछ खूबियाँ लाने की ज़रूरत है। बहुत सारे इसमें लूप होल्स देखने को मिले हैं, बहुत खामियां देखने को मिली हैं। यहाँ तक बोला गया कि जो लेबर रिफॉर्म्स है ये एम्प्लॉई के लिए नहीं लेकिन एम्प्लॉयर के लिए, मतलब जो नौकरी दे रहा है उसके लिए ये फेवरेबल है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम लेबर रिफॉर्म की बात करते हैं तो जो हमारी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है उनके लिए ये फेवरेबल होना चाहिए। अब अगर हम देखें कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, तो क्या है वो फॉल्ट लाइंस? तो पहला फॉल्ट लाइन है लिबर्टी। जो लिबर्टी है उसको कहीं ना कहीं दबाया गया है या उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की गई है। जैसे पॉलिटिकल लिबर्टी या फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको कर्व किया गया है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हमें मिल जाते हैं, एग्जांपल्स हमें देखने को मिल जाती हैं जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। अब देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि आपको बोलने की आज़ादी है। बोलने की आज़ादी का मतलब ये हुआ कि आप अपने बोलने में, किसी भी मुद्दे पे आवाज़ उठाने में, आप एक जो लाइन है, जो एक डिग्निटी की जो लाइन है उसको आप क्रॉस ना करें। ये आपको एक बोलने का अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन वो किसी को आहत नहीं करना चाहिए, वो पब्लिक सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्पल्स हमें भारत में देखने को मिले हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। लोगों ने अगर किसी मुद्दे पे आवाज़ उठाई है तो उसको कहीं ना कहीं सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके से आप हमारी जो फ्रीडम, जो हमें एक फ्रीडम दी गई है, पॉलिटिकल फ्रीडम दी गई है, उसको आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये क्या है, ये एक पहला फॉल्ट लाइन है। दूसरी फॉल्ट लाइन की बात करें तो हमें सोशल फ्रीडम की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि कुछ सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं। अब ये सोशल इनइक्वालिटीज़ क्या है? तो जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है वो है कास्ट में, मतलब जो जातिगत भेदभाव है वो अभी भी भारत में सक्रिय है। तो कास्ट में भेदभाव है और जो लोअर कास्ट सिटीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी इनडिग्निफाइड लाइफ जीने को मजबूर हैं। इसके अलावा जो लोअर कास्ट फीमेल हैं, जो वुमेन हैं, उनकी सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है। कैसे? पहला तो वो पुअर है, उनको गरीबी में रहना पड़ रहा है। दूसरा, उनको ह्यूमिलिएशन, ऐसा बोला गया है कि जो लोअर कास्ट फीमेल है वो कहीं ना कहीं हाईली ह्यूमिलिएटेड है इस प्लैनेट पे, मतलब अर्थ पे। बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन उनको फेस करना पड़ता है, चाहे उनकी खुद की फैमिली हो या सोसाइटी हो। सो अलग अलग प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी अभी भी प्रिवेल करता है, स्पेशली रूरल इंडिया में। अर्बन में भी है लेकिन रूरल इंडिया में हमें ये ज़्यादा बड़े स्तर पे हमें देखने को मिलती हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम की हमने बात की थी, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी अभी भी इंडिया में प्रिवेल करता है। अब ये इनकम इनइक्वालिटी क्या है? जैसे कि कोविड-19 जब आया था तब क्या देखा हमने कि जो मज़दूर थे, प्रवासी मज़दूर उनको बोला गया, जो मज़दूर थे उनकी नौकरियां चली गई, क्योंकि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उसको ऑल ऑफ सडन सबको शट डाउन करना पड़ा। इसकी वजह से क्या हुआ, सबकी नौकरियां चली गई। ये नहीं पता था कि आने वाले समय में अब उन्हें नौकरी मिलेगी, कब मिलेगी। सबसे पहले तो ये था कि टाइम नहीं पता था, तब तक वो करेंगे क्या, क्योंकि वो डेली वेज अर्नर्स थे, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन या वर्किंग क्लास। यहाँ पर ये देखने को मिला, या एज पर दी रिपोर्ट्स ये चीज़ देखने को मिली कि जो गरीब थे वो और गरीब होते चले गए और जो अमीर थे वो और अमीर होते चले गए। जो लोगों का जो स्ट्रगल था वो बढ़ता चला गया। उन्हें खाने की, रहने की, यहाँ तक कि पीने के पानी की या फैमिली से मिलने की, ये सारे स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ा। कितने लोग उस जर्नी में कि अर्बन से अब रूरल इंडिया अपने गांव की तरफ जाने में कितने लोग रास्ते में ही मर गए, वो अपने फैमिली से यूनाइट भी नहीं हो पाए। तो ये प्लाइट हमें देखने को मिली। तो ये क्या शो करती है? ये इनकम इनइक्वालिटी शो करती है कि अभी भी इंडिया में लेबर रिफॉर्म्स को लेकर के बहुत चीज़ें
बदलना बाकी है। लोगों को अगर फिक्स्ड जॉब आप नहीं दे सकते तो कम से कम एक टाइम पीरियड तो दो कि अपने जॉब को सस्टेन कर सके। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी टेम्परेली शट डाउन करना पड़ा तो उनको कोई प्रोटेक्शन तो दो ताकि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके। तो यहाँ पर ये देखने को मिला एक कॉन्ट्रास्ट व्यू कि जो रिच क्लास है वो रिचर होता चला गया और जो पुअर क्लास था वो पुअरर होता चला गया। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब होता चला गया। सो पुअर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे नागरिक थे, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन था, उनकी पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिली, इनसफिशिएंट अनसर्टेन इनकम की सिचुएशन है, और इसके अलावा जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी काफ़ी ख़राब है। तो ये हमें स्पेशली कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें स्पेशली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में या फिर हैवी इंडस्ट्रीज़ में, या तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में या इंडस्ट्रीज़ में। और मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं या फिर टेम्प्रेरी होते हैं, जहाँ पर उन्हें इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनसफिशिएंट और अनसर्टेन इनकम। इनसफिशिएंट मतलब उनके काम के प्रति जो उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए या वेज मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता। अनसर्टेन है क्योंकि टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी हमें नहीं पता। या फिर जो मीडियम या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी आपको ये सेम चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आपको याद हो 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन आया था, तो बहुत सारे मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो थे उन्हें बंद करना पड़ा परमानेंटली, क्योंकि उनका सारा काम कैश पे होता था। और कैश क्या था? जो भी 500 या 1000 के नोट्स थे उन सबका लीगल टेंडर कैंसिल कर दिया गया था। तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गई। अब देखो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंडस्ट्रीज़। उन सभी इंडस्ट्रीज़ में, मतलब इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहाँ काम करते हैं? मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में। पहला तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, दूसरा अगर हम देखें तो मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है। सो मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में अगर लार्जर चंक ऑफ पॉपुलेशन काम कर रहा है और वो शट डाउन किया जा रहा है या उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली हु इज़ द सफरर? दोज एम्प्लॉयज़ आर द सफरर, जो लोग उसमें काम करते हैं। तो वहाँ पे भी ये जो अनसर्टेन सिचुएशन है वो भी हमें देखने को मिलती है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं जो लेबर रिफॉर्म्स है उसमें काफ़ी खामियां हमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा जो लेबर रिफॉर्म है जो गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है वो भी कहीं ना कहीं एक सुपरफिशियल पिक्चर हमें शो करती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है। अब देखो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में क्या दिखाएगा कि इंडिया ने अपनी सिचुएशन, जो पोजीशन है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, उसको इम्प्रूव कर लिया है। अभी तक 2021 तक क्या था, इंडिया की जो पोजीशन है वो 63 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में व्यापार करना या बिजनेस खोलना बहुत आसान है। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है, तो अगर बिज़नेस नए नए ओपन हो रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ बढ़ रहा है? अभी भी जो रोज़गार है वो नहीं है काफ़ी सारे लोगों के पास, अभी भी वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए, जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। तो ये कहीं ना कहीं एक सुपरफिशियल है। तो अब क्या है जो गवर्नमेंट ने लेबर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया, उसका असर क्या देखने को मिलता है? तो ये है कहीं ना कहीं, इसको बोला जाता है थियोरी इन यूज़। एक टर्म यूज़ किया जाता है, थियोरी इन यूज़। मतलब ये बस थ्योरेटिकल टर्म पर है कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है इकोनॉमिक फ्रंट पे। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि उसकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग सुधर जाए, और वो हुई भी। और इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में वो भी इम्प्रूव हो जाए, जिससे कि लोगों का जो जीवन यापन है उस पर भी कुछ हमें इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले। इसके अलावा जो लार्ज या फॉर्मल एंटरप्राइजेज़ हैं, जो बड़े एंटरप्राइजेज़ हैं, उन्होंने जॉब्स भी क्रिएट की हैं, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया है, लेबर लॉ को फ्लेक्सिबल बनाया है ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट हो सके। देखो, इन्वेस्टमेंट तभी अट्रैक्ट होता है जब आपका जो कारोबार है वो बड़े लेवल पर है, प्लस लेबर लॉज जो है वो फ्लेक्सिबल हैं। क्योंकि लेबर रिफॉर्म में, लेबर लॉ में सभी आते हैं, एम्प्लॉयर भी आता है, एम्प्लॉई भी आता है, इन्वेस्टर भी आता है। तो अगर ये फ्लेक्सिबल है तो इन्वेस्टमेंट आने के बहुत चांसेस है। तो ये क्या है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये सारे पिक्चर्स को शो कर रहा है कि इंडिया का जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, वो इम्प्रूव हो गई बिकॉज ऑफ दीज इम्प्रूवमेंट्स। लेकिन वेयर इज़ द एम्प्लॉयमेंट? दैट इज़ द प्रॉब्लम।
इसके अलावा रियलिटी अगर हम देखें तो लेबर लॉ जो है वो एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं है, रादर ये एम्प्लॉयर फ्रेंडली है, मतलब जो लोग जॉब दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी फेवरेबल है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जिसमें लेबर रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना था। इसमें क्या किया कि लेबर रिफॉर्म्स को, जो लेबर लॉज थे उनको कोडिफाई कर दिया, मतलब 4 कोड बना दिए। तकरीबन हमारे पास 44 लेबर लॉज थे अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर के। अब क्या किया, इसको 4 कोड्स में इसको कोडिफाई कर दिया, ठीक है। अब 4 कोड बना दिए और जो लेबर है वो कंकरेंट सब्जेक्ट है, मतलब कंकरेंट वो सब्जेक्ट होता है जैसे 3 सब्जेक्ट्स में यूनियन सब्जेक्ट या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्टों में जो भी विषय होते हैं उन विषयों पर सभी का अधिकार है कि वो कानून बना सके। जैसे कि यूनियन लिस्ट है उसमें सिर्फ सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है कि, या पार्लियामेंट का अधिकार है कि वो कानून बना सके। स्टेट लिस्ट में जो भी विषय आएंगे, जो भी सब्जेक्ट आएंगे, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है कि वो कानून बना सके। कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें स्टेट और सेंटर या पार्लियामेंट दोनों का अधिकार है कि वो लॉ बना सके। लेकिन जो अगर सेम सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ने लॉ बनाई है तो स्टेट को वही लॉ फॉलो करना पड़ेगा जो पार्लियामेंट बना चुकी है। उसको अपने लॉ को उसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि लेबर जो है वो एक कंकरेंट सब्जेक्ट है। इसने क्या किया, इसने स्टेट को एनकरेज किया कि वो जो चेंजेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने जो इम्प्लीमेंट किया है, जो लाया है, उसको वो अपने अकॉर्डिंगली चेंज करे, उसको चेंज करके इम्प्लीमेंट करे। तो ये एक पॉजिटिव नोट था, लेकिन उसको कितना चेंज किया गया ये हमें देखना बाकी है। इसके अलावा जो लेबर लॉ है वो काफ़ी सारे विषयों को कवर करता है, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस, सेफ्टी कंडीशंस, सोशल सिक्योरिटी, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड यूनियन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इसमें कवर किया गया। जैसे मैंने बताया कि आपको 4 कोड्स में कोडिफाई किया गया और इन सभी 4 कोड्स में इन सारे विषयों के ऊपर ध्यान दिया गया। इसके अलावा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच या इन्वेस्टर के बीच, इन्वेस्टर और एम्प्लॉयर के बीच कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो उस मतभेद को ख़त्म करने के लिए एक रेजोल्यूशन बनाया गया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इन सारे विषयों को लेबर लॉ में कहीं ना कहीं ये जगह दी गई है कि इस पर ये काम कर सके। अब इन रिफॉर्म्स का क्या असर पड़ा है, तो अगर हम इसके असर की बात करें तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ने एक इंटरिम रिपोर्ट पेश की है जिसमें ये बताया गया है कि जो लेबर रिफॉर्म है उसके अभी तक क्या क्या असर देखने को मिले हैं या क्या बदलाव देखने को मिले हैं। तो लेबर लॉज जो है वो सिर्फ एक फैक्टर है जिसने बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इम्पैक्ट किया है, मतलब उस पर जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है उसमें हमें कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। लेकिन अगर लेबर लॉ की अगर हम बात करें तो ये एम्प्लॉयज़ पे इसके कुछ असर देखने को हमें मिलने चाहिए। इन्वेस्टर्स अब क्या करेंगे, वो लोगों को हायर करने के लिए कहीं बाहर तो जाएगा नहीं, वो अपने कंपनी में लोगों को बुलाएगा और इससे क्या होता है कि उनके लिए ये बहुत आसान है कि वो किसी को भी फायर कर सके। जो हायरिंग और फायरिंग है, जो हायरिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गई है और फायरिंग बहुत इजी हो गया है। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि वो इतने एम्प्लॉयज़ रख लें कि अगर किसी को वो फायर करते हैं तो जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है, उसको भी इसका असर ना पड़े और अगर एम्प्लॉई जो है वो स्किल सीख लेता है तो उसे भी नई नौकरी मिलने में आसानी होगी। इसके अलावा जो एंटरप्राइज है या जो कंपनी है, जो फर्म है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो मार्केट में उसके जो प्रोडक्ट्स है, सो ग्रोइंग मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जो उसका प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए मार्केट्स देखे ताकि उसके प्रोडक्ट्स की बिक्री अच्छी हो। इसके अलावा जो कैपिटल, मशीनरी, मटेरियल, लैंड, ये सब क्या, ये फैक्टर्स है किसी भी बिजनेस के लिए, तो उसको और बढ़ाए ताकि सिर्फ लेबर पे इसका असर देखने को नहीं मिले। यदि प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन मार्केट तक पहुंच रहा है, जो उनकी कैपिटल है, वेरियस फॉर्म जो फैक्टर्स हैं एंटरप्राइज के, उसको भी स्ट्रॉन्ग करे, उसको भी इम्प्रूव करे ताकि इसका जो असर है वो हमें लेबर्स पे देखने को ना मिले, लेबर्स को की फायरिंग ना हो। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट है, सो जो रिफॉर्म है लेबर लॉ के, इसमें कुछ
छोटे हमें इम्पैक्ट देखने को मिले, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बड़े एंटरप्राइजेस में हमें ज़्यादा देखने को मिले एज़ कम्पेयर टू स्मॉल एंटरप्राइजेज। जैसे इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, डीमोनेटाइजेशन वो एक रीज़न रहा, फिर जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ तो वो भी एक रीज़न रहा। सो अल्टीमेटली जो सफ़रर है वो लेबर बनते हैं। अगर कंपनी या फर्म अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, कुछ मनी की या फिर कैपिटल की इशू है, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को फायर किया जा रहा है, मास फायरिंग हो रही है, तो अल्टीमेटली जो सफ़रर है वो लेबर होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लेबर्स को कुछ प्रोटेक्शंस या कवरेज दिया जाए, जो कि लेबर रिफॉर्म में इसकी थ्योरी में बात की गई है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं अभी भी होना बाकी है, या एनफोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। इसके अलावा अगर हम लेबर राइट्स की बात करते हैं तो लेबर राइट्स क्या है कि जो एक थ्रेशहोल्ड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का या डिस्प्यूट्स एक्ट का, ये कहीं ना कहीं जो स्मॉल एंटरप्राइजेस में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनका जो रोल है कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है। मतलब जो लेबर रिफॉर्म है या जो लेबर लॉ है, उनका जो फोकस है वो कहाँ पर है, वो लेबर रिफॉर्म या लेबर्स की राइट्स में ना होकर के वो डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन पर है। उनका जो फोकस है, जो थ्रेशोल्ड है, वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे है, ना कि लेबर राइट्स पर, जो कि एक कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक इनएफिशिएंसी शो कर रहा है लेबर रिफॉर्म की। इसके अलावा जो रिपोर्ट है, जो वीवी गिरी इंस्टीट्यूट का जो रिपोर्ट था, इसमें एक चैप्टर जो है जिसमें व्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयर एसोसिएशंस, बेनिफिट्स ऑफ द रिफॉर्म्स और एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉय और यूनियन को इससे क्या इम्पैक्ट मिला है उसके बारे में भी चर्चा की गई है। तो इस पर काफ़ी विस्तार में इन्होंने चर्चा किया है, जिसमें ये कहीं ना कहीं निकल के आया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये फेवरेबल नहीं है। इसके अलावा जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स है वो करने की ज़रूरत है। क्या है ये फंडामेंटल रिफॉर्म्स? तो ये एक जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़रूरी है, जिसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी जीडीपी, मतलब जो आपका ग्रोथ रेट है, अगर वो इम्प्रूव हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट भी इम्प्रूव हो रही है, तो इसको कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। सो जीडीपी डज नॉट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस मोर एम्प्लॉयज़ या मोर एम्प्लॉयमेंट। तो ये कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना पड़ेगा अगर हम लेबर रिफॉर्म की बात करते हैं तो। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट या जो लेबर रिफॉर्म्स हैं या लेबर पॉलिसीज़ हैं, सो इसको कहीं ना कहीं बेटर क्वालिटी ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब अगर एम्प्लॉयज़ की कंडीशंस सुधरेगी तो वो अपने लाइवलीहुड के ऊपर भी में भी ध्यान या उसमें भी सुधार ला सकेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पहलू हैं जिसके ऊपर इस लेबर रिफॉर्म में बात की गई है, जहाँ पे जो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कमिंग्स हमें लेबर रिफॉर्म में देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे आर्टिकल्स थे जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।